भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में शुरू। राज्य में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए उपचुनाव कार्यक्रमों की घोषणा। मुख्यमंत्री आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बसना विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, लोगों से हुए रूबरू। और कोरिया जिले के कटघोरा वन क्षेत्र में हाथियों ने फसलों को पहुंचाया नुकसान, वन विभाग मुआवजा प्रकरण तैयार करने में जुटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में शुरू हो चुकी हैं। भारत में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन काफी खास होगा। पेश है एक रिपोर्ट। भारत में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन खास होगा। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की मेजबानी में 9 और 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। भारत में वैश्विक राजनेताओं का ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। शिखर सम्मेलन में 43 वैश्विक नेता, 9 विशेष आमंत्रित सदस्य, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होंगे। इससे पहले G20 के अलग अलग समूहों की साल भर देश के अलग अलग हिस्सों में बैठकें होंगी। This will be the biggest event held in India because we've had CHOGM, we've had NAM in the past, but there were events for 2 to 3 days in Delhi. This is the first time that you will have G20 which will be spread through the year. There are about 215 events, 215 different meetings in about 56 cities of India. The meetings are being held in every state and every union territory. There's not a single state or a union territory we are leaving. We are covering the entire state and union territory of India. औपचारिक रूप से G20 अध्यक्षता ग्रहण करते ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। शेरपा प्रतिनिधियों की पहली बैठक राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। अब मंगलवार को G20 विकास कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में शुरू होगी। ये बैठक 13 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलेगी। आधिकारिक बैठक से पहले मंगलवार को 2 अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विकास के लिए डेटा 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने में G20 की भूमिका और हरित विकास में पर्यावरण के लिए नए जीवन शैली को शामिल किए जाने पर चर्चा होगी। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मुंबई में हो रही 2 दिन की बैठक का फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में तेजी लाना, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट या लाइफ को प्रमोट करना और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे होगा। इन कार्यक्रमों के बाद ताजमहल पैलेस में प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्र आज वर्ष 2001 में संसद पर हुए हमले की रक्षा करते हुए अपनी जान न्यौछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट में कहा कि राष्ट्र बहादुर सैनिकों के साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए उनका सदैव ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में कहा कि देश उनकी सेवा, बहादुरी और बलिदान को कभी भुला नहीं सकता। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य नेताओं ने शहीदों को संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि दी। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और अन्य मंत्री तथा राज्यसभा के सदस्य श्रद्धांजलि देने वालों में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। ये मन की बात कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से अपनी राय देने को कहा है।
एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि 25 दिसंबर को प्रसारित होने वाला मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। इसके लिए लोगों से सुझाव प्राप्त करने के लिए वे उत्सुक हैं। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें इस महीने की 23 तारीख तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में प्राप्त लिंक के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न जिलों के नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में पार्षदों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसंबर से नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 23 दिसंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 24 दिसंबर को होगी और 26 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन 26 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं 9 जनवरी को मतदान और 12 जनवरी को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराया जाएगा। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए भी उपचुनावों की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार राज्य में 1 जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 127 सरपंच और 597 पंच, इस तरह कुल 735 रिक्त पदों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू होगी। स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा। नामांकन दाखिले की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। इसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में जरूरत पड़ने पर मतदान 9 जनवरी को होगा। वहीं मतगणना तहसील खंड मुख्यालय पर 11 जनवरी को होगी। चुनाव परिणामों की घोषणा 12 जनवरी को जिला मुख्यालय और खंड मुख्यालयों में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज महासमुंद जिले के बसना विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आमजनों से शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। वहीं आम जनता की समस्याओं से भी रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने बसना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर में चौपाल लगाई। भेंट मुलाकात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हर वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं ताकि हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोगों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। किसान राजेंद्र डडसेना ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें धान बिक्री के लिए टोकन मिल गया है। वहीं उन्हें राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि भी मिल गई है। वहीं होमेश्वरी साहू ने बताया कि उनके समूह ने 1054 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बनाया है। गौठान से मिलने वाली आय से वे अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में बसे वनांचल गांव खुड़िया में मितानिन सम्मान समारोह और जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी चंद्राकर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। इस मौके पर लोरमी ब्लॉक की 650 से अधिक मितानिनों ने जन संवाद के माध्यम से अपनी समस्याएं बताई और अपनी मांगों के संबंध में विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। पेंशन के समस्या होते वो पूरा समस्या मितानिन हमारे पास लेके आते और हमारे विभाग के पास आते। SPA से DC है और हमार DC भी है जिला कोऑर्डिनेटर और उनकर द्वारा हमारे जितना भी मितानिन के समस्या आते। आज हमन स्वास्थ्य पंचायत सम्मेलन के द्वारा ये हमन बात रखे गए हैं। हमन की भी मांगे रखी गई हैं और जो उसमें लिखा गया था भूपेश बघेल जी द्वारा 5000 देने की बात कही हुई थी, उसको भी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश। क्या समस्या है? विकासखंड चिकित्सा अधिकारी ने मितानिनों की कुछ शिकायतों का निराकरण मौके पर ही कर दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष लेखनी चंद्राकर ने कहा कि मितानिनों की समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में पहल की जाएगी। के साथ मन के सम्मान करे हैं और मितानी मन के जो कार्य है जो हमेशा सुमन मेहनत करत है
उखर विषय में आज उमन ला फिर एक उत्साह के साथ उमन ला आगे बढ़ाए के नाम से उन्हें प्रेरित किए गए हैं। लगातार हमारे मितानी बहनी मन, हमारे दीदी मन लगातार हर हमेशा अपन घर परिवार ला छोड़ के मन काम करत है। तो आज उखर अधिकार बनत रही से कि उखर मन के सम्मान होना चाहिए। इस अवसर पर उल्लेखनीय सेवाएं देने वाली मितानिनों का सम्मान भी किया गया। कोरिया जिले के कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में इन दिनों 15 हाथियों का झुंड डेरा जमाए हुए है। ये हाथी जंगल से लगे गांव में फसलों को क्षति पहुंचाने के साथ ही मकानों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहां के ग्रामीण रत जगाकर हाथियों की चौकसी कर रहे हैं। ग्रामीण हर साल फसल कटाई के समय इस समस्या से रूबरू होते हैं। अब वे कोरिया जिले में हाथियों का प्रवेश रोकने के लिए शासन से स्थायी नीति बनाने की मांग करने लगे हैं। और एमसीबी जिला में जो हाथियों का प्रवेश हो रहा है, इससे वन क्षेत्र में निवास करने वाले सब किसान भाइयों को खेती को परेशान कर रहे हैं, खेती चौपट कर रहे हैं, घरों को नुकसान कर रहे हैं और इससे वन विभाग भी काफ़ी परेशान है। मैं यह कहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन को निश्चित रूप से इसका अस्थायी जो व्यवस्था है इससे हटाकर स्थायी व्यवस्था करना चाहिए। वहीं कोरिया वन मंडल के एसडीओ अखिलेश मिश्रा का कहना है कि वन विभाग हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए है। हाथियों द्वारा किए गए फसलों के नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। और कटघोरा वन मंडल से ये कोरिया वन मंडल हमारा आया है, जिसमें एक सप्ताह के लगभग अभी बैकुंठपुर रेंज के फुलवारी नाला के पास जो है हाथी रहे और उसमें फसल हानि अगल बगल के गाँव का किया है, जिसका आकलन कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हाथी ओदारी में है, परिषद देवगढ़ के अंतर्गत वो भी पड़ता है अपना क्षेत्र, और उसमें भी जो भी फसल नुकसानी हो रहा है उसका आकलन किया जा रहा है। और स्टाफ की ड्यूटी जो है रात दिन टीम अपना तैनात है। किसी प्रकार का जनहानि अभी तक नहीं हुआ। गौरतलब है कि कटगोड़ी क्षेत्र में हाथियों का दल रात में विचरण करते समय दर्जनों किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। हालांकि वन अमला फसल नुकसान का आकलन कर मुआवजा प्रकरण तैयार करने में जुटा हुआ है, लेकिन धान काटने के सीजन में ग्रामीण भयभीत हैं और खलिहान में रखी धान की फसल की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। बेमेतरा जिले में एक पोल्ट्री फार्म में आग लगने से लाखों रुपए के अंडे और सामान जलकर राख हो गए हैं। पूरा मामला देवकर चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम लालपुर के एक निजी पोल्ट्री फार्म का है, जहां पर कल अचानक पोल्ट्री फार्म में रखे अंडे के गोदाम में आग लग गई। यहां के कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने बताया कि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। थाना अंतर्गत देवकर चौकी अंतर्गत लालपुर गांव है, वहां पर वेंकटरमन पोल्ट्री फार्म है। वहां पर आगजनी की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर तत्काल टीम को रवाना किया गया है वहां पर, और साथ ही फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया है। तो दो जगहों से अलग अलग जगहों से फायर ब्रिगेड पहुंचकर वहां पर आग पर काबू पा ली है और इसमें जांच जारी है कि किस कारण से आग लगा है। आपको बता दें, ये पोल्ट्री फार्म 400 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में शुरू। राज्य में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के लिए उपचुनाव कार्यक्रमों की घोषणा। मुख्यमंत्री आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बसना विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, लोगों से हुए रूबरू। और कोरिया जिले के कटघोरा वन क्षेत्र में हाथियों ने फसलों को पहुंचाया नुकसान, वन विभाग मुआवजा प्रकरण तैयार करने में जुटा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।